रिएक्शन क्या होती है। तो इस दुनिया में कोई भी मैटर है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज अगर होता है तो उसी चेंज को, उसी बदलाव को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो रटने वाली कोई चीज नहीं है, रटना नहीं है, समझना है कि हमें पता है कि हमारे आसपास कई सारी चीजें हैं, उनको हमने नाम दिया है एक मैटर, और उसमें किसी भी तरीके का चेंज होता है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर बदलाव होता है, बदलाव नहीं हो रहा है तो मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बदलाव हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, किसी भी मैटर के साथ में, यानी कि किसी भी पदार्थ के साथ में कोई भी चेंज होता है, किसी भी तरीके का चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। अब चेंज कितने तरीके का होता है, उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है, यानी कि चेंज इन स्टेट, उसके टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज हो सकता है तो चेंज इन टेम्परेचर, किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तो कोई गैस इवॉल्व हो सकती है तो इवॉल्विंग ऑफ गैस, या उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है, तो चेंज इन ऑर्डर या स्मेल, फिर है उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, तो चेंज इन कलर। तो किसी भी मेटल के साथ में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम बता देंगे कि वो क्या हो रहा है, उधर पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेटल में किसी भी तरीके का बदलाव होता है, उसकी अवस्था में बदलाव होता है, उसके टेम्परेचर पे बदलाव होता है, या उसके उसमें किसी तरीके की कोई गैस निकलती है उससे, या उसकी जो गंध है वो चेंज हो जाए, या उसके कलर में परिवर्तन हो जाए, तो ये सब कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई बदलाव हो रहा है, जो उसको, उस केमिकल अभिक्रिया को लिखने का तरीका होता है, तो उसको हम लोग एक नई हेडिंग देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण। तो हम उस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैग्नीशियम है, वो जल रहा है, उसका दहन हो रहा है, तो जब मैग्नीशियम का दहन होता है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सफेद कलर का पाउडर है, वो बनता है। तो ये हमने तो तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसी को हम लोग शब्द में लिख दें तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका पहला लिखने का तरीका होता है शब्द समीकरण। इंग्लिश मीडियम में इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अभी हमने तुम्हें एक इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन बताई, एक रासायनिक अभिक्रिया बताई कि मैग्नीशियम को जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम एक धातु है, इसको हमने जलाया, जलाया मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया हमने, तो ये जो बनता है ये बनेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हमने किसके रूप में लिख दिया, एक शब्द समीकरण के रूप में लिख दिया। तो पहला तो तरीका रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का यही है कि हम उसको शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, और इससे इससे और दूसरा संक्षिप्त तरीका है इसको लिखने का, वो है रासायनिक
सूत्र के आधार पर, तो रासायनिक सूत्र के आधार पे भी हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO। तो ये देखो, ये रासायनिक सूत्र के आधार पे हमने केमिकल रिएक्शन को लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिया। तो दो तरीके होते हैं, एक संक्षिप्त तरीका होता है, पहला होता है वर्ड इक्वेशन यानी कि शब्द समीकरण, दूसरा होता है रासायनिक सूत्र के आधार पे हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, तो वो ये है। अब अगली जो हेडिंग है हमारी वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग या रासायनिक सूत्र को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, इंग्लिश मीडियम में इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों जरूरी होता है या बैलेंस क्यों करना पड़ता है हमें एक केमिकल रिएक्शन को। तो एक 9th क्लास में एक हेडिंग आई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले पदार्थ हैं और जो भी उसका उत्पाद बनेगा, यानी कि जो कुछ भी बनेगा, उस दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले परमाणु थे उतने ही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने चाहिए। इसी वजह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में हो सकता है पूछ लिया जाए कि बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, और कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी होगी उसको तुमसे संतुलित करवाया जाएगा। तो पता होना चाहिए क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। जैसे हमारे सामने यही लिखा है MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है MgO। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि रासायनिक अभिक्रिया जिन पदार्थों की हो रही है तो उनको हम एक नया नाम देते हैं, उनका नाम होता है अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो कुछ भी बनता है उसका नाम होता है उत्पाद। इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, हो सकता है उत्पाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, और अभिकारकों की संख्या 1 से लेकर के कई सारी हो सकती है। तो ये इस तरफ रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ हैं, अब हम पदार्थ तो नहीं कह सकते कि पदार्थ ने मिलकर पदार्थ बनाया, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि अभिकारकों ने मिलकर उत्पाद बनाया, क्योंकि पदार्थ ये भी है और पदार्थ ये भी है। तो यहाँ पे हम एक नया नाम देते हैं अभिकारक और उत्पाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं, तो अभिकारक में जो एटम मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक पदार्थ किसी न किसी एटम से मिलकर बना है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। 2 ही परमाणु आए हैं अभिकारकों के रूप में, और इस साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 ही तरीके के परमाणु इधर पे भी आए हैं। तो मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1 है, 1 है, और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 एटम है ऑक्सीजन के। मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है ऑक्सीजन पे, कि यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 1 है। तो इसको कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कहीं पे भी ऐड नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया,
ऑक्सीजन 2 हो गए, बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे भी हम मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर देंगे, तो देखो ये और ये बैलेंस हो गया, ये और ये बैलेंस हो गया। तो देखो समीकरण हमारा बैलेंस भी हो गया। कैसे बैलेंस कर रहे हैं? सबसे सिंपल है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो भी एटम आए हैं उनको लिख लो, प्रोडक्ट में जो एटम मिल रहे हैं उनको लिख लो, दोनों में जो जितने एटम हैं उनके उनके नंबर लिख लो, उनकी संख्या लिख लो, रिएक्टेंट्स में अभिकारक में जितने हैं उनकी संख्या लिख लो, और फिर दोनों में देखो डिफरेंस किस में है, पहले उसको बैलेंस करो, उसको संतुलित करो, उसके बाद में फिर दूसरे वाले भी संतुलित अपने आप हो जाते हैं। तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा, या जो जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी एक अभिक्रिया है उसको भी समझ लेते हैं कैसे। जैसे लोहा है, हमें पता है कि जब ये भाप से अभिक्रिया करता है तो इसमें हमें बनता है Fe3O4, इसी को जंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमें एक केमिकल रिएक्शन हम लोग दर्शाते हैं लोहे की और भाप की जो अभिक्रिया होती है जंग बनना। तो यहाँ पे देखो हम पहले इसको बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस है या नहीं है। देखो यहाँ पे Fe1, यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे 3 एटम है, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। और हमें पता है बैलेंस कैसे करना है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से देखो कौन कौन से एटम आए हैं, एक तो Fe आया है, हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया है। तो ऐसी कोशिश करना है कि यहाँ पे भी Fe है क्या, तो यहाँ पे तो ठीक सामने Fe लिख दिया। हाइड्रोजन है क्या, है, हाइड्रोजन लिख दिया। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब Fe कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 4। तो सबसे ज्यादा देखो इसमें किसका नंबर है, ऑक्सीजन का है 4, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसी में है। तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे भी हमें कितने करने हैं, इस साइड रिएक्टेंट्स में भी ऑक्सीजन के 4 एटम करने हैं, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया। तो 4 करने से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो देखो ये 4 हो गया हमारा ऑक्सीजन, अभी मैच हो गया। लेकिन अब डिफरेंस किस में हो गया, अब एक लेवल तो हमने पार कर लिया, कम से कम इसको तो हमने बैलेंस कर लिया। लेकिन अब ये यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। तो अब सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें किसका बच गया, इसका, हाइड्रोजन का। तो हम हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन इस तरफ 8 है, तो हाइड्रोजन इधर पे कहाँ है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। तो ये यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हो जाएगा। तो अब देखो ये दूसरा स्टेप भी पार हो गया कि ये भी कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया था कि सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसमें था, तो उसको बैलेंस होने के बाद में फिर जिसमें सबसे ज्यादा बैलेंस हो फिर हमें उसको पकड़ना है, उसको करना है। अब एक मात्र बच गया Fe, तो यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे Fe1 है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 3 हो गया। तो सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो उसको हमें बैलेंस करना है। तो समझ में आया। तो इसमें देखो पहले हमें रिएक्टेंट्स में जो हमें और एटम हैं उनको लिख देना है, फिर प्रोडक्ट वाले लिख देना है, फिर उनमें कितने एटम मौजूद हैं उनकी संख्या लिखनी है, इधर रिएक्टेंट्स में कितने एटम की संख्या है उसको लिखना है, फिर बाद में जब सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है उसको बैलेंस करना है। उसके बाद में फिर जो बच रहे हैं एटम उनमें से किसका सबसे ज्यादा डिफरेंस है उनको बैलेंस करो, फिर उसके बाद में इस तरीके से घटते चले जाओ। तो धीरे धीरे करके केमिकल रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से तुम और प्रैक्टिस करना तो और सारी बैलेंस करनी आ जाएंगी, या अभी हम चैप्टर आगे पढ़ाएंगे तो जो भी हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं मिलेगी तो उसको कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अब यहाँ पे एक नई हेडिंग आती है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं उसमें हम उसकी स्टेट को भी दर्शाते हैं। जैसे ये केमिकल रिएक्शन लिखी है तो इसके हम स्टेट को भी दर्शाते हैं, तो स्टेट दर्शाना भी जरूरी होता है। तो हमें केमिस्ट्री में 4 स्टेट
हम लोग दर्शाते हैं। एक तो पहली तो हम दिखाते हैं सॉलिड, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। अब ये गैप इसलिए है कि लिक्विड में एक और हो जाता है कि अगर वो उसमें वाटर है तो उस स्टेट को हम लोग एक नया नाम देते हैं, होता है एक्वस। सॉलिड को हम लोग छोटे स्मॉल लेटर के एस से दर्शाते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। एक्वस को हम लोग ए क्यू से, स्मॉल ए स्मॉल क्यू। तो इसका मतलब है कि वो जल के घोल में है, यानी कि वाटर के साथ में मिला हुआ है, तो एक्वस होता है वो। और गैस है तो स्मॉल जी। तो इससे उसकी स्टेट भी पता चल जाती है कि जो रिएक्टेंट है या अभिकारक है वो कौन सी स्टेट में है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी कौन सी स्टेट है। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे तो इसकी स्टेट ऐसे लिखेंगे, Fe ये सॉलिड होता है 3 प्लस जो हाइड्रोजन होता है वो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है वो कैसा होता है, वेपर के रूप में होता है। जब वो गैस से, जब वो आयरन से रिएक्ट करता है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो अब हमें देखो पता चल रहा ना कि ये पानी सोच के कोई समझ लेगा कि ये लिक्विड है, लेकिन लिक्विड वाटर आयरन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि कैसा होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में होता है, भाप के रूप में होता है, तब जाकर के वो कहीं लोहे से अभिक्रिया करता है। तो ये जो बना है इसी को हम लोग जंग कहते हैं, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। यही रस्ट है, यही जंग है, ठीक है। केमिस्ट्री से तुम्हारी जंग है। तो ये हो गया Fe3O4, ये हमारा सॉलिड। रस्ट तो सबने देखी है, जंग। और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल जाता है, तो वहां पे रस्ट रह जाती है और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो तक। अपना ध्यान रखो, बाय बाय।